हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले एक रिवीजन क्वेश्चन हम देखेंगे। एक्चुअली इस न्यूज़ के बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था, बट अभी कुछ अपडेट है वो हम देख लेते हैं क्या कहानी हुई है। तो हम बात करने वाले हैं इन अवार्ड्स के बारे में, ठीक है। जो 69 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और फाइनली हमारे कंट्री की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा ये अवार्ड बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। मैंने इस न्यूज़ को ऑलरेडी डिटेल में जो है आपको डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अभी रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसलिए हम वापस से इन अवार्ड्स को देख लेते हैं। ओके, तो 69 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। न्यू दिल्ली में ये सेलिब्रेशन हुआ। अगर हम बात करेंगे बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है? अल्लू अर्जुन को मिला है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस जो अवार्ड है वो आलिया भट्ट को मिला है उनकी फिल्म गंगूबाई के लिए। और अल्लू अर्जुन को द पुष्पा जो मूवी थी, पुष्पा मूवी के लिए बेसिकली उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस में आप देखेंगे तो आलिया भट्ट के अलावा कृति सैनन को मिमी के लिए भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यहाँ पे दिया। तो बेसिकली इन लोगों ने अवार्ड को शेयर किया है। नेक्स्ट है पल्लवी जोशी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फॉर द कश्मीर फाइल के लिए। वहीं पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है फॉर मिमी। तो हमने क्या क्या देख लिया? बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, बेस्ट एक्ट्रेस में कृति सेनन एंड आलिया भट्ट। नेक्स्ट है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में पल्लवी जोशी फॉर द कश्मीर फाइल एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड पंकज त्रिपाठी को मूवी मिमी के लिए ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नेक्स्ट है RRR। ये मूवी काफ़ी चर्चा में थी, कोई ना कोई क्वेश्चन इस पर्टिकुलर मूवी से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो RRR जो मूवी है इसे बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड बेसिकली दिया गया है, ठीक है। और द कश्मीर फाइल जिसको डायरेक्ट किसने किया था? विवेक अग्निहोत्री ने किया था। इन्हें नरगिस दत्त अवार्ड दिया है फॉर बेस्ट फिल्म ऑन द नेशनल इंट्रीगेशन। क्लियर। नेक्स्ट है वहीदा रहमान, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वहीदा रहमान। इन्हें इसी सेरेमनी में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया वहीदा रहमान को। नेक्स्ट है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था R माधवन ने और इस मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म फॉर द ईयर 2021 का अवार्ड दिया है। वहीं श्रेया घोषाल जो है वो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का टाइटल इन्होंने जीता है। तो ये कुछ अवार्ड्स थे जो रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इस न्यूज़ को हमने बहुत पहले जब अनाउंसमेंट हुआ था तब डिस्कस किया था, लेकिन अभी फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वापस से न्यूज़ में थे, तो इसलिए हमने इन अवार्ड्स को देख लिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आज के करेंट अफेयर्स के बारे में। अगर आज के करेंट अफेयर्स की PDF आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे एंड टेलीग्राम से आपको करेंट अफेयर की PDF जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम से कोई भी दिक्कत आती है PDF को डाउनलोड करने में तो आप एक और काम कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। परचम के एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट सेक्शन है, वहां से भी आप करंट अफेयर्स की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होगी, SSC जनरल अवेयरनेस टारगेटेड 2024 हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, लाइव हो चुका है। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे विथ PYQ। सारे वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, लाइव हो चुका है। perchamclasses.in पे जाके या फिर परचम के एप्लीकेशन पे जाके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। कोर्स कैसे लेना है तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप पूजा 15, क्योंकि अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, नवरात्रि का समय चल रहा है, तो पूजा 15 अगर आप कोड यूज़ करते हैं ना तो आपको एडिशनल 15% डिस्काउंट भी कोर्स में मिल जाएगा। क्लियर है। स्टार्ट कर लें आज का CA। तो सबसे पहले ये है नितिन गडकरी जी, हम सभी को पता है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को संभालते हैं और इनकी एक बायोपिक बन रही है, इनके ऊपर एक मूवी बन रही है, तो हम उसी मूवी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्लियर। चलिए, तो क्या है गडकरी द बायोपिक ऑफ एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया। क्योंकि इन्होंने ना जब से ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में आए हैं तब से इन्होंने कई सारे एक्सप्रेसवे, रोडवे, हाईवे का कंस्ट्रक्शन करवाया है, इसलिए इनका टाइटल दिया गया है एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया नितिन गडकरी। इनकी बायोपिक बनने जा रही है और 27 अक्टूबर को इसका प्रीमियम होगा। बेसिकली
किस तरीके से नितिन गडकरी जी का लाइफ करियर रहा है, किस तरीके से एक नॉर्मल ज़िंदगी से इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट तक पहुँचे हैं, इनकी पूरे पॉलिटिकल वर्क के बारे में, किस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर बने, तो पूरी कहानी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जब ये गडकरी जी का करियर की बात करते हैं तो ये PWD डिपार्टमेंट में थे, जब शिवसेना बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, शिवसेना के साथ, तो तब उन्होंने 1995 से 1999 के बीच में पहली बार इंडिया में एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्ट कराया था मुंबई एंड पुणे के बीच में। तो इनकी बायोपिक बनने जा रही है, मराठी भाषा में होगी, मराठी मूवी होगी बेसिकली, जिसको प्रेजेंट करेंगे अभिजीत मजूमदार। कौन प्रेजेंट करेगा या प्रोड्यूस करेगा, तो आंसर हो जाएगा अभिजीत मजूमदार इसको प्रेजेंट करने वाले, और प्रोड्यूस बाय अक्षय आनंद देशमुख, एंड डायरेक्टेड बाय अनुराग रंजन भूसारी। इनके द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं, जो कि टाइम्स के भी कवर पेज में रह चुकी है। इनका नाम है गीतांजलि राव। जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये गीतांजलि राव की पिक्चर है। इन्हें रिसेंटली यूएस की फर्स्ट लेडी के द्वारा अवार्ड या सम्मान दिया गया है। क्यों सम्मान दिया गया, ऐसा क्या काम किया इन्होंने, आइए हम बात करेंगे। सबसे पहले इंडियन अमेरिकन गीतांजलि राव ऑनर्ड बाय यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन। तो जिल बाइडेन मतलब जो बाइडेन की वाइफ, वो फर्स्ट लेडी हो जाएंगे यूएसए की, उनके द्वारा इंडियन अमेरिकन गीतांजलि राव को और इनकी पूरी टीम को, बेसिकली 14 यंग वीमेंस की इनकी टीम थी, तो पूरे टीम को सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कब दिया गया है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के दिन दिया गया है। ऑन द ओकेजन वॉज गर्ल लीडिंग चेंज। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्टोरी शेयर करते हैं, इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट शेयरिंग करते हैं, राइटिंग शेयरिंग करते हैं, और लोगों को मोटिवेट करते हैं क्लाइमेट के रिगार्डिंग कि आपको किस तरीके से क्लाइमेट के लिए काम करना है, क्लाइमेट के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हो। तो इनका पूरा एक ग्रुप है। तो इनके काम को देखते हुए जिस तरीके से लोगों को इंस्पायर कर रही हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, इसलिए जिल बाइडेन के द्वारा ये अवार्ड, ये ऑनर इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और जीआई प्रोडक्ट के बारे में जो मिला है तमिलनाडु को, ठीक है। हम बात करने वाले हैं जदेरी नमाकट्टी। ये जो दिख रहा है क्ले जैसी आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, यही है जदेरी नमाकट्टी, जिसे जीआई टैग मिला है, और ये प्रोडक्ट बिलोंग करता है तमिलनाडु स्टेट से, ठीक है। रिसेंटली जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इसकी हुई है बाय चेन्नई में रजिस्ट्री की गई है जदेरी नामाकट्टी की। इसे जीआई टैग मिला है। बेसिकली एक क्ले का स्टिक होता है, मिट्टी से बनी हुई एक कह सकते हैं छोटी सी डंडी जैसा स्ट्रक्चर है। क्ले का ये स्टिक आपको फिंगर लाइक शेप में, टेक्सचर में आपको ये स्टिक देखने को मिलेगा। और जादेरी जो है वो एक स्मॉल विलेज है तमिलनाडु में, जहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। लगभग 120 फैमिलीज रहती हैं वहाँ पे, और लगभग 100 सालों से उनका यही काम है, इस स्टिक को, इस क्ले स्टिक को वो प्रिपेयर कर रही हैं। बेसिकली जब किसी बच्चे का जन्म होता है या कोई स्पेशल आपका पवित्र ओकेशन हो रहा है, भगवान की पूजा हो रही है, हाथी वगैरह होते हैं ना, उनको सजावट करने के लिए इस जादेरी नमाकट्टी वर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो 100 ऑफ ईयर्स से बेसिकली यहाँ पे जादेरी जो विलेज है, स्मॉल टाउन जो है तमिलनाडु का, वहाँ की 120 फैमिलीज लगातार इसको तैयार कर रही हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें, तो इसलिए इन्हें यहाँ पर जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। जीआई टैग 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, उसके बाद रिन्यू कराने की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब हम कुछ स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज़ को और देखेंगे। अभी देखिएगा फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं, नवरात्रि चल रही है, उसके बाद दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी, तो कई सारे ओकेजन आने वाले हैं। और जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो मंदिरों के आसपास काफ़ी भीड़ हो जाती है, बिल्कुल होती है। जब मंदिरों के पास भीड़ होती है तो मंदिरों के आसपास जो है वो कचरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग अक्सर जो है वो जैसे प्रसाद हो गया या फूल माला हो गई, इस्तेमाल करके रोड पर ही छोड़ देते हैं, डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर मंदिर के जो सराउंडिंग है, जो प्रमाइसेज है, आसपास का जो एरिया है, उसको क्लीन करने के लिए, क्लीन करने के लिए लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए कि यार डस्टबिन है, डस्टबिन का इस्तेमाल करो। इसके अलावा प्रॉपर स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं, जिससे जो भी भक्तजन है, जो भी लोग हैं, उनको मंदिर जाने में, वहाँ से आने में, रात में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा टोल फ्री नंबर को भी इशू किया गया है। तो किसने किया है ये सारा कार्यक्रम? यूपी के द्वारा किया गया है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार कैंपेन, तो किसने, क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन से स्टेट ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, क्योंकि इनका मकसद है, बेसिकली अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो मंदिर जो टेम्पल की सराउंडिंग है वो क्लीन रहे, उसके लिए कैंपेन को रन किया है, जिसका नाम है क्लीन फेस्टिवल हेल्दी फेस्टिवल।
क्लियर, क्योंकि ऐसा मानना होता है कि भगवान वहीं होते हैं जहाँ स्वच्छता होती है। तो उसी के आधार पर इस कैंपेन की शुरुआत यूपी गवर्नमेंट ने की है। नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रपोजल सेंड किया गया है या अप्रूवल दिया गया है कह सकते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव टू सेट अप इंडिपेंडेंट एसटी कमीशन। जैसे कि हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है, राइट। तो उसी के पैरेलल ही यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर एक एसटी कमीशन बनाना चाहता है, तो उसके लिए इसने अप्रूवल दे दिया है। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे said that approval has been given to set up an independent scheduled tribe commission for the Maharashtra on the line of central government। ये प्रपोजल किसने अप्रूव किया है? तो स्टेट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग मुंबई में हुई थी। उस मीटिंग में ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है और महाराष्ट्र स्टेट में एक सेपरेट एसटी कमीशन को बनाया जाएगा। इसके अलावा ये जो कमीशन होगा ना, इसका काम क्या क्या होगा? तो एरिया, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के एरिया हैं उनको क्लासीफाई करना, कौन कौन से शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेट में रह रही हैं, उनके लिए कितना फंड दिया जा रहा है, किस तरीके से वेलफेयर के काम हो रहा है और उनके क्या क्या, उनके तालुकाज जो हैं वहाँ पे क्या क्या इशूज़ हैं, उन सबको यहाँ पर अकाउंट में लेना बेसिकली इस पूरे कमीशन की जिम्मेदारी होगी। और ऐसे मुद्दों पर डिस्कशन भी यहाँ पर किया गया है। डन। नेक्स्ट है, अब ये न्यूज़ है ना जो मेरे हाथ से छूट गई थी, रह गई थी, तो थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट लगी मुझे, इसलिए मैंने इसको आज के करंट अफेयर्स में लिया है। ये न्यूज़ आपको 7-8 अक्टूबर के पास देखने को मिलेगी। मैं जानती हूँ एक हफ्ते का समय हो चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मेरे हाथ से स्किप हो गई थी, रह गई थी, क्योंकि दिन भर में काफ़ी सारी न्यूज़ आंखों के सामने से जाती, कई बार कोई न्यूज़ छूट जाती है, इसलिए आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका इनॉग्रेशन भी किया गया है। उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड बिजाईपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो अगर पूछा जाए बिजाईपुर औरैया फूलपुर क्या है, तो बेसिकली एक गैस लाइन प्रोजेक्ट है और इसको कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बेसिकली गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जबलपुर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। नागपुर से मध्य प्रदेश जबलपुर तक ये कनेक्ट करेगा क्लीन एनर्जी के लिए इस पाइपलाइन को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसके लिए 1103 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर दिए गए हैं। पीएम मोदी विल डेडिकेटेड टू नेशन विजाईपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इन जबलपुर ड्यूरिंग हिज विजिट टू द मध्य प्रदेश। जब इन्होंने मध्य प्रदेश में विजिट किया था तब इस पाइपलाइन को डेडिकेट किया था नेशन को, मतलब एमपी स्टेट को। बेसिकली इसका मकसद क्या है? क्लीन एनर्जी को प्रोवाइड करना, अफोर्डेबल नेचुरल गैसेज जो है वो घरों तक पहुंच सके, इंडस्ट्रीज तक पहुंच सके, इसलिए यहाँ पर इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है और जिससे एनवायरनमेंट में जो कार्बन एमिशन होता है वो भी आपका रिड्यूस हो। ठीक है, लगभग 256 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान, इस प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है और ये जो पूरा वीरांगना दुर्गावती जो आपका उद्यान है और स्मारक है, लगभग 21 एकड़ की ज़मीन पे इसको 100 करोड़ के बजट के साथ बनाया जा रहा है। और इस पूरे प्रमाइसेस में, मतलब जहाँ पे वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान बनाया जा रहा है 21 एकड़ में, इस पूरे प्रमाइसेस में वीरांगना रानी दुर्गावती जी का स्टैचू भी इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि लगभग 52 फीट हाइट का आपको स्टैचू देखने को ये मिल जाएगा। बेसिकली रानी दुर्गावती जी जो थी वो गोंडवाना रीजन से बिलोंग करती थी और उनकी क्या लेगेसी थी, किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिशर्स से फाइट किया, मुगलों से फाइट किया, तो वो पूरी कहानी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एक बॉटलिंग प्लांट भी डेडिकेट किया गया है जबलपुर को। 147 करोड़ की लागत के साथ इस बॉटलिंग प्लांट को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इनॉग्रेट 2 न्यू ट्रेन सर्विस, 2 नई ट्रेन सुविधाओं की ट्रेन सर्विसेज की शुरुआत भी की गई है राजस्थान में। कौन कौन सी हैं? एक है रुनीचा एक्सप्रेस जो कि जैसलमेर से दिल्ली को कनेक्ट करेगी और एक हेरिटेज कनेक्टिव ट्रेन है मारवाड़ जंक्शन टू खामली घाट। तो ये 2 ट्रेन जो है वो राजस्थान में इनकी सर्विसेज को भी शुरू किया गया है। और यहाँ पर The Prime Minister will also lay the foundation stone of the Nagpur-Jabalpur section 317 km for the Mumbai-Nagpur-Jasugoda pipeline project। तो मुंबई नागपुर जासूगोड़ा जो है वो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इसका भी फाउंडेशन स्टोन पहले फेज का रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों के पास एक आधार कार्ड होगा, बिल्कुल होगा। आधार कार्ड आपका यूनिक आईडी होता है। ठीक है,
हम आजकल डिजी लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, तो डिजी लॉकर में भी आपके जो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे रखे जाते हैं। तो जब भी हमें कुछ एक्सेस करना हो, आधार कार्ड की ज़रूरत है या हमें अपनी 10th की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, तो हम सब कुछ वहाँ पे इंस्टॉल करके मतलब अपलोड करके रखते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट ने एजुकेशन जो नई पॉलिसी आई है उसके अंतर्गत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अपार आईडी वन नेशन वन आईडी की शुरुआत की है और सारे स्टूडेंट को इस आईडी को ओपन करने के लिए बोला है। क्या है पूरी कहानी? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, जिसका नाम है अपार आईडी। तो बेसिकली ये आईडी क्या करती है, क्या इसके कंसर्न है और क्या क्या बातें की जा रही हैं वो हम देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएशन लिया है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है अपार आईडी। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड है। ठीक है, इससे क्या होगा, स्टूडेंट जो होंगे वो सारा का सारा डेटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं और उनका जो सारा डेटा होगा, सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होंगे। जैसे कि कोई स्टूडेंट है 10th क्लास में उसकी मार्कशीट है या 5th क्लास की मार्कशीट है, किसी ओलंपियाड में उसने पार्टिसिपेट किया है, तो वो सारे सर्टिफिकेट, सारी उनकी जो रेटिंग है, वो सारी चीज़ें कहाँ पर होंगी, इस वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड में होगी और स्टूडेंट इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। पहली चीज़ तो ये हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, जैसे कि हमको किसी कॉलेज में अप्लाई करना है एडमिशन करने के लिए, तो हम अपना इस आईडी कार्ड दे सकते हैं और इस आईडी से क्या होगा, जो कॉलेज वाले होंगे वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से एक्सेस कर लेंगे। इसके अलावा जब हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करते हैं तो काफ़ी हैक्टिक प्रोसीजर होती है, तो इस प्रोसीजर को भी ईज डाउन किया गया है और इस अपार आईडी से जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट होंगे, टीसी होगी, सीसी होगा, तो आसानी से एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र स्टूडेंट कर सकते हैं और उनको कोई भी झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली चीज़ों को ईजी करने के लिए, सारे डेटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए 1 क्लास से लेके आपके ग्रेजुएशन तक, और तो जिससे आपको जॉब में भी अप्लाई करने में आसानी हो, इसलिए इस आईडी की शुरुआत की जा रही है जिसका नाम है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, जिसका नाम है अपार आईडी। ठीक है, दिस ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोग्राम एम टू digitalized centralized academic data including degree, scholarship, rewards and the other credit for students। ठीक है, प्राइमरी गोल क्या है, तो प्राइमरी गोल हमको समझ में आ गया है, कंसोलिडेट करना, सारा एकेडमिक रिकॉर्ड एक ही जगह डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो जाए। ये जो यूनिक आईडी होगी ये 12 डिजिट का नंबर होगा, जो हर एक स्टूडेंट की अपनी एक यूनिक आईडी होगी और उसमें 12 डिजिट होंगे। इसमें आसानी क्या होगी, आसानी से स्टूडेंट एक स्कूल से दूसरे स्कूल ट्रांसफ़र ले सकते हैं, आसानी से कंट्री के किसी भी स्कूल में वो एडमिशन ले सकते हैं और प्रोसेस भी जो हो जाएगी वो बहुत ईजी हो जाएगी। इसमें पूरे डिजिटल रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, जो भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी हुई हैं, आपने स्कूल में जो भी अचीवमेंट किए हैं, वो सारी चीज़ें एक ही फोल्डर में आपको इंस्टॉल मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा लाइफ लॉन्ग एकेडमिक आईडी, ये जो आईडी है या एडू लॉकर जिसको बोला जा रहा है, एक आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा स्टूडेंट का 12 डिजिट का। इसको आप पूरी लाइफ में कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आप जॉब इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो या फिर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो इस तरीके से इसको तैयार किया गया है। लेकिन कंसर्न यही है, क्या ये डेटा जो बच्चों का लिया जा रहा है ये सिक्योर है? तो पेरेंट्स का यही कंसर्न है। जब पेरेंट्स का कंसर्न है तो पेरेंट्स की कंसेंट के बिना ये आईडी नहीं ओपन की जा सकती। मतलब स्टूडेंट की अगर आईडी ओपन करना है तो पेरेंट्स का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स को अगर कंसेंट लेना है तो पहले तो उनका कंसर्न दूर करना पड़ेगा, उनकी जो समस्याएं हैं वो आपको सुननी पड़ेंगी। इसलिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि सभी जो स्कूल हैं, सभी स्कूल बेसिकली एक क्या करेंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग रखेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा है कि पेरेंट्स का कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस आईडी को क्रिएट करने के लिए, और पेरेंट्स जो है वो कभी भी अपने कंसेंट को विदड्रॉ कर सकते हैं। उनको कभी भी लगता है कि बच्चों की जो इन्फॉर्मेशन है कहीं लीक हो रही है, पॉलिसी का ब्रीच किया जा रहा है, तो अपने कंसेंट को वापस ले सकते हैं। यहाँ पर स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिए गए हैं कि अलग अलग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो टीचर और पेरेंट्स हैं, उनके बीच में पेरेंट टीचर मीटिंग होगी 16 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में, और जहाँ पे स्टूडेंट के पेरेंट को इस अपार आईडी के बारे में, इस यूनिक आईडी के बारे में बताया जाएगा कि इसके फ़ायदे क्या है। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है कि टीचर विल ऑल्सो अपडेट स्टूडेंट ब्लड ग्रुप, हाइट एंड वेट। तो यहाँ पे हाइट, वेट और ब्लड ग्रुप बच्चों का इस आईडी में टीचर्स को अपलोड करना है, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये अश्योर किया है कि किसी भी मतलब एक इन्फॉर्मेशन जो होगी ना वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होगी, किसी के साथ भी जो है वो शेयर नहीं किया जाएगा जब तक कि नेसेसरी ना हो किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ शेयर करना। ये बात गवर्नमेंट के द्वारा कही गई है। क्लियर? नेक्स्ट है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023।
तो ये जो समिट है ये 3 दिनों का समिट है, 17 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक मुंबई में इस समिट को आयोजित किया जाना है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया है। और जब इन्होंने इनॉग्रेशन किया तो काफ़ी सारी बातें की हैं, वो बातें हमें देखना है क्या क्या इन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। इसके अलावा इस पूरे समिट में इन्होंने 23,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भी फाउंडेशन स्टोन रखा है। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक करके थोड़ा सा बात करते हैं। सो पीएम मोदी टू इनॉग्रेट ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 इन मुंबई। ठीक है, इस समिट की शुरुआत हुई है। बेसिकली 3 दिनों तक चलने वाला समिट है, 17 से लेकर 19 अक्टूबर के बीच में ये समिट चलने वाला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर चर्चा की है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की। जब G20 समिट हुआ था तब इस कॉरिडोर को बनाने की बात की थी, जिससे ट्रेड जो है, ग्लोबल ट्रेड जो है वो बूस्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कहा गया है कि इंडिया जो है वो टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में आ जाएगी आने वाले समय में। और हमारा जो INS विक्रांत है वो दिखाता है कि इंडिया की कैपेसिटी क्या है, किस तरीके से इंडिया बड़े बड़े कैरियर्स को, बड़े बड़े क्राफ्ट को डिज़ाइन कर सकता है मेक इन इंडिया तरीके से। इंडिया का मंत्र है मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, ये इंडिया का मंत्र है। ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है, इन्होंने एक ब्लूप्रिंट भी लॉन्च किया है। ब्लूप्रिंट किस चीज़ का? कि हम किस तरीके से अपनी ब्लू इकोनॉमी को और भी ज़्यादा बूस्ट करेंगे। तो अमृतकाल विजन 2047 अमृतकाल विजन 2047 का एक ब्लूप्रिंट यहाँ पे लॉन्च किया गया है और इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी को हम कैसे और बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 23,000 करोड़ रुपए के फाउंडेशन स्टोन भी रखे गए हैं। इतने रुपए के फाउंडेशन स्टोन भी रखे गए हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये भी हमको कहा है कि हमारा जो कंट्री है, हमारी कंट्री की जो पोर्ट्स है, पोर्ट्स की कैपेसिटी भी डबल हो गई है और हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है वो 24 आवर्स, लेस देन 24 आवर्स हो चुका है, जो कि पहले 42 घंटे था। ठीक है, 2014 में हमारे जो पोर्ट्स थे, मेजर पोर्ट्स थे, उनका टर्न अराउंड टाइम जो था वो 42 घंटे था। उसके कंपैरिजन में अब 24 आवर्स से कम समय का हमारे जो पोर्ट्स है उनको लगता है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पे कही गई है। और ये अभी तक का बताया जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया सबसे बड़ा समिट है, सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस बताई जाती है। अगर बात करें तो पहला मैरीटाइम जो इंडिया समिट हुआ था वो 2016 में हुआ था मुंबई में। फिर सेकेंड जो समिट हुआ था वो वर्चुअली हुआ था 2021 में। और एक थर्ड समिट है, मतलब अभी कौन सा एडिशन चल रहा है? तीसरा एडिशन चल रहा है जो कि मुंबई में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक और फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। किसका? टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल। कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ऑफ गुजरात में बनाया जा रहा है, जिसकी कॉस्टिंग लगेगी 4500 करोड़ रुपीज़ की। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि आज से 5000 साल पहले भी इंडिया का जो सबसे बड़ा डॉकयार्ड था, सबसे बड़ा जो पोर्ट था वो लोथल था। तो लोथल का अपना एक सिग्निफिकेंस है, इसलिए मुंबई के पास एक म्यूज़ियम बनाया जा रहा है जिसमें हमारे लोथल के बारे में लोगों को बताया जाएगा। और लोगों से अपील भी की है कि ज़रूर से इस म्यूज़ियम को विज़िट करें जब ये तैयार हो जाए। डन। तो मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, ये यहाँ पर इन्होंने मंत्र दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इस इमेज को देखिए, इसमें आपको कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स दिखाई दे रही हैं कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स, जैसे कि ऊपर आपको यूरेशियन प्लेट दिखाई दे रही है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पे फिलीपींस बोर्नोई के पास एक और आपको पिंक से कलर में एक प्लेट दिखाई दे रही है जिसका नाम है पोंटस प्लेट। ठीक है, ये प्लेट बेसिकली सबडक्ट हो चुकी है, नीचे जा चुकी है, लेकिन इसके अभी कुछ एविडेंस हमको सामने आए हैं, तो इसलिए ये वापस से न्यूज़ में देखने को मिल रही है। कहाँ पर है ये देख सकते हैं आप, ये आप इंडोनेशिया का एरिया, ये इंडो चाइना एरिया, और यहाँ पर बोर्नोई फिलीपींस, और यहाँ के बीच में यहाँ पे जो प्लेट है बेसिकली इसी प्लेट का नाम पोंटस प्लेट है। ठीक है, क्या डिस्कवरी सामने आई है हम उसको डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। डन। तो a long lost tectonic plate dubbed Pontus was recently discovered by chance by the scientists study ancient rock in Borneo। कुछ साइंटिस्ट का एक ग्रुप था, ठीक है, नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे और उनके कलीग्स थे। बेसिकली वो स्टडी कर रहे थे बोर्नोई की एंशिएंट रॉक के बारे में, और जब वो स्टडी कर रहे थे तो उनको एक प्लेट के बारे में जानकारी मिली, एक बहुत ही पुरानी प्लेट, ठीक है, उसके बारे में जानकारी मिलती है जिसका नाम है पोंटस टेक्टोनिक प्लेट।
ठीक है, इसे कहाँ पे डिस्कवर किया गया? पैसिफिक ओशियन में इसको डिस्कवर किया गया है। Pontus Plate was a significant tectonic plate about a quarter of the size of the Pacific Ocean। तो क्वार्टर 1/4 जो पैसिफिक ओशियन का साइज है उसके बराबर की ये प्लेट बताई जाती है। ये प्लेट जो है वो 160 मिलियन ईयर्स पुरानी है, लेकिन इसका जो रिसेंट एविडेंस हमको मिला था वो 20 मिलियन ईयर पुराना देखने को मिला था। क्लियर है? अब यहाँ पे बेसिकली अभी तो काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण। अब यूरेशियन प्लेट अलग बन चुकी है, पहले अफ्रीका के साथ ही इंडिया जुड़ा हुआ था, फिर बाद में जाके वो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिसके बाद आपको हिमालय देखने को मिला। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ। तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं, लेकिन उस समय ये जो टेक्टोनिक प्लेट थी वो साउथ चाइना सी का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अभी जो प्लेट की लोकेशन है वो बोर्नियो फिलीपींस के पास आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पहले वो जो एरिया था जिसको आज हम साउथ चाइना सी और हम पैसिफिक ओशियन का नाम दे रहे हैं, उस समय इसे पोंटस ओशियन कहा जाता था और उसके नाम पे इसका नाम पोंटस प्लेट पड़ी थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? ओवर टाइम इट ग्रेजुअली diminished in size before being pushed under the Australian plate to the south and China to the north। अब यहाँ पे क्या हुआ? बोल रहे हैं कि ये प्लेट धीरे 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 डिसअपियर होते गई जब ऑस्ट्रेलिया नीचे की तरफ साउथ की तरफ शिफ्ट हुआ और चाइना जो है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो बड़े बड़े लैंड मास होते हैं, बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े आप बोल सकते हैं, वही आपकी प्लेट्स कहलाती हैं। ठीक है, जिनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट होती हैं जो दो प्रकार की होती हैं, एक आपके जो क्रस्ट पे है, मतलब आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और एक आपकी ओशियन प्लेट होती है। तो दो प्रकार की प्लेट होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट। तो ये टेक्टोनिक प्लेट बेसिकली क्या है? एक मैसिव इररेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक है। ठीक है, और ये दो प्रकार की होती हैं, एक कॉन्टिनेंटल भी होती हैं और ओशनिक। आपको लिथोस्फीयर में भी ये प्लेट्स देखने को मिलेंगी। अब होता क्या है, जो प्लेट हल्की होती है, एक प्लेट जो है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है और एक प्लेट जो है जिसकी डेंसिटी कम है, तो जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो जो हैवी प्लेट है, मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो सबडक्ट हो जाती है, मतलब ज़मीन के अंदर चली जाती है, ज़मीन के अंदर चली जाती है। और ज़मीन के अंदर कई बार जब प्लेट जाती है तो उसके कुछ एविडेंस ऊपर की तरफ छूट जाते हैं, तो उन्हीं एविडेंस की मदद से बेसिकली हमें उस प्लेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि हमें वो प्लेट के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिली। तो इन्होंने कहा कि जब प्लेट सबडक्ट होती है एक्चुअली, तो डेंसर देन द सराउंडिंग मेंटल, सो ग्रेविटी बेसिकली पुल द प्लेट डाउन इनटू द मेंटल। तो यहाँ पे बोला है जब डेंसर प्लेट होती है तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल करती है और उसका सबडक्शन होता है। जब सबडक्शन होता है तो नॉर्मली कुछ ट्रेसेस मिल जाते हैं, तो उन्हीं ट्रेसेस की मदद से बेसिकली हमको इस प्लेट के बारे में जानकारी मिली। अभी जो प्लेट होती है, तो प्लेट की साइज भी जो होती है, इसकी जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है जगह के हिसाब से। कुछ जगहों पे आपको इस प्लेट की जो थिकनेस है वो लेस देन 15 किलोमीटर मिलती है, लेकिन कुछ ओशनिक लिथोस्फीयर की जो आपकी एंशिएंट प्लेट्स हैं उनकी जो थिकनेस है वो 200 किलोमीटर और उससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो यही बात बताई गई है कि किस तरीके से रिसर्चर्स को एविडेंस मिले। उसके बाद रिसर्चर्स ने क्या किया, इस जियोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट किया, रिकंस्ट्रक्ट किया कंप्यूटर मॉडलिंग की मदद से, और उसके बाद फिर पता लगाया कि ये जो प्लेट है वो बेसिकली किसके एविडेंस है, पोंटस प्लेट के एविडेंस बेसिकली यहाँ पर देखे गए हैं, जो कि 85 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। ये दिखाई दे रहा है, इसी को हम सबडक्शन कहते हैं। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट है, और ओशनिक क्रस्ट आपको नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हमने सबडक्शन नाम दिया है। डन। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन कॉन्ट्रैक्ट विद CSL। CSL क्या है? बेसिकली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है न्यू दिल्ली में। क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट? तो ये कॉन्ट्रैक्ट है INS व्यास को लेकर। INS व्यास, तो INS व्यास जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उसमें नए इक्विपमेंट्स को लगाए जाएंगे, रिपावरिंग इसको किया जाएगा। किसकी मदद से? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की मदद से, जिसके लिए कॉस्ट आई है 313 करोड़ रुपीस की कॉस्ट इसमें आएगी। ठीक है, बोला जा रहा है कि ये जब पूरा रिपावर्ड हो जाएगा, डीजल प्रोपल्शन इंजन इसमें लग जाएंगे, इसके अलावा नए इक्विपमेंट इसमें लग जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी इसमें आ जाएगी, और इसको 2026 तक वापस से कमीशन कर दिया जाएगा, वापस से इसे इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। इस पूरे रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में INS व्यास को वापस से तैयार करने में लगभग 50 MSME के कंट्रीब्यूशन होगा और 3500 से ज़्यादा यहाँ पे कर्मचारियों की ज़रूरत होगी इस पे काम करने के लिए। आत्मनिर्भर भारत के
अंतर्गत मेक इन इंडिया का ये पूरा इनिशिएटिव है INS व्यास को रिपावर्ड करना, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है CSL को। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी यहाँ पे एक और चीज़ प्लान कर रही है जिसका नाम है चाणक्य रक्षा संवाद, मतलब चाणक्य डिफेंस डायलॉग टॉक सीरीज। कौन लॉन्च करने वाला है? तो इंडियन आर्मी लॉन्च करने वाली। क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा कि चाणक्य डिफेंस डायलॉग टॉक सीरीज को कौन लॉन्च करने वाला है? तो आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी। ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी मैटर हैं या सिक्योरिटी जो कंसर्न है, तो इंडियन आर्मी के पर्सनल्स और डिफरेंट कंट्री के भी जो पर्सनल है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो डिफेंस से एसोसिएटेड है, वो सब मिलके यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाएंगे किस तरीके से हम सिक्योरिटी को और तैयार कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए पूरी एक टॉक सीरीज की बात यहाँ पे की गई है जिसका नाम है चाणक्य डिफेंस डायलॉग। ठीक है, यहाँ पे सोर्सेज से पता हमको चल रहा है कि अभी 25 या फिर 26 अक्टूबर के बीच में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे जी, वो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे किस तरीके से और कब से हमको इस टॉक सीरीज को लॉन्च करना है। ये पहला एडिशन होगा और इसको शेड्यूल जो है वो 1st या फिर 2nd वीक ऑफ नवंबर में किया जाएगा। इसमें इंडियन आर्मी के अलावा कई सारे और भी कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, USA के भी पर्सनल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं और कई सारी एजेंसीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी और डिस्कशन करेंगे किस तरीके से हम अपने सिक्योरिटी मैटर्स को और अच्छा कर सकते हैं। तो उसी सीरीज का नाम है चाणक्य टॉक डायलॉग या फिर संवाद। ठीक है, डिफेंस डायलॉग। अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो इंडिपेंडेंट शेड्यूल ट्राइब के लिए कमीशन तैयार कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विच इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कौन सा एडिशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जियो वर्ल्ड सेंटर में इनॉग्रेट किया गया है? तो 141 नंबर का एडिशन है और भारत 2nd बार इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। विच एडिशन ऑफ द सुल्तान ऑफ जौहर कप मलेशिया में होगा 27 से लेकर 4 नवंबर के बीच में? तो आंसर हो जाएगा 11th एडिशन, ऑप्शन डी। 2028 के जो लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स होंगे उसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा? तो इसमें आप स्क्वॉश भी देखेंगे, क्रिकेट भी देखेंगे, बेसबॉल भी देखेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे वो लॉस एंजलिस में होंगे, ये बात भी आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जी के द्वारा किस कंट्री में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की स्टैच्यू को अनवील किया गया है? तो आंसर हो जाएगा वियतनाम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर किसे इलेक्ट किया गया है? तो क्रिस्टोफर लक्सन को किया गया है, ऑप्शन ए। हमने कल इसके बारे में डिस्कशन किया था। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कुलासेकरापट्टिनम इसरो का 2nd स्पेसपोर्ट कहाँ पर तैयार किया जा रहा है, कहाँ पर लोकेटेड है? 4 राज्यों के नाम है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। जो भी सही आंसर होगा आप कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें अपकमिंग वीडियो में करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।